नमस्कार साथियों। फाइनली एनटीए ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट जमा कर दिया। और आपको मैं बताऊं कि जिस तरीके से 8 जुलाई को हियरिंग हुई थी और सीजीआई की बेंच ने जो डिमांड किया था आपके एनटीए से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और आपके स्टेट की ये जितनी भी पीआईएल्स आई थी या फिर सेंट्रल में जो डायरेक्ट पीआईएल्स आई थी, उनकी ज्वाइंट कमेटी के साथ एक सिंगल एफिडेविट उन बच्चों की तरह बच्चों के रिक्वेस्ट जो कि पीआईएल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में गई थी, उसकी भी डिटेल सबमिट हो चुकी है। अब फाइनली कल का डेट आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि दरअसल एनटीए ने और जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी इस एफिडेविट में क्या क्या मैटर्स शामिल किया है और उन मैटर्स का क्या मायने रखता है कल के हियरिंग में। देखिए, मैं जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो मैटर आया और आप लोगों ने 8 जुलाई के हियरिंग्स के बारे में पूरी चीजें देखी हैं, जितने भी पेरेंट्स और बच्चे कंसर्न थे, और हर एक बच्चा यही चाहता है कि उसके साथ जस्टिस हो। तो कुल मिलाकर अगर ये मैं आपसे कहूं तो एनटीए ने जो आज अपनी एफिडेविट फाइल की है, उसकी क्या बुलेट पॉइंट्स है, वो क्या क्या बातें हैं, जरा हम लोग उसको इस वीडियो में समझना चाहेंगे। देखिए, ये खबर जो है थोड़ी देर पहले की है, क्योंकि आज 5 बजे तक सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करना था एनटीए को, सीबीआई को और इनफैक्ट आपके बहुत सारे पीआईएल्स वाले एडवोकेट्स जो कि अलग अलग रूप में उन्होंने पीआईएल दायर की थी, या तो स्टेट लेवल पर यानी कि हाई कोर्ट लेवल पर या सुप्रीम कोर्ट में, जिन्हें क्लब करके मैक्सिमम 10 पेजेस के अंदर में उन्हें दाखिल करनी थी। तो ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसमें एनटीए ने अपने हलफनामे में यानी कि एफिडेविट्स में जो कि सुप्रीम कोर्ट में आज इन्होंने दायर किया है, उसमें क्लियर कट मेंशन किया है कि यूजी नीट 2024 परीक्षा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल हो गया। इसमें कहा गया है कि एनटीए को गोधरा और पटना के कुछ केंद्रों में कुछ व्यक्तियों द्वारा की गई गड़बड़ी के बारे में पता चला है। आप समझ रहे हैं, एनटीए ने ये क्लियर कट मेंशन किया है कि गोधरा और पटना के ये दो सेंटर के कुछ व्यक्तियों द्वारा, मतलब कि सिलेक्टेड पीपल्स, बहुत छोटी बात है बट ये टेक्निकली बहुत बड़ी बात है कुछ, क्योंकि अभी भी एनटीए मास लेवल को डिनाई कर रही है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई का जो मेन कंसर्न था वो यही कंसर्न था कि ये जो पेपर लीक हुआ है किस इंटेंसिटी से हुआ है, क्योंकि उनका कंसर्न इंटेंसिटी को चेक करना था कि किस इंटेंसिटी में हुआ है। तो अगर इंटेंसिटी की बात करें तो आप देखिए, आपकी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। बाकी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इनफैक्ट कल इसकी हियरिंग होनी है तो आप सभी को वो सारी चीजें भी पता चलेंगी। लेकिन एनटीए की जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि एनटीए ने जो अपनी हलफनामे में या जो आज एफिडेविट जमा किया है, उसके हिसाब से अभी भी वो स्टैंड उनका पक्का है कि पेपर लीक एज सच नहीं हुआ है, और हुआ भी है तो बहुत आंशिक रूप से छोटी मोटी घटनाएं हैं जो कि ऑलरेडी उनको ट्रैक किया जा चुका है। क्योंकि सीजीआई का जो मेन कंसर्न है कि पेपर लीक हुआ है, ये तो एस्टैब्लिश्ड हो चुका है, कोर्ट में एनटीए ने भी माना है और गवर्नमेंट के जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने भी एडमिट किया कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन कंसर्न ये मैटर है कि उसकी इंटेंसिटी क्या है। तो इंटेंसिटी के बारे में आज हलफनामे में अपने एफिडेविट में एनटीए ने यह जमा कर दिया कि दो जगह पे गड़बड़ी हुई है और आंशिक रूप से हुई है, यानी कि एनटीए ने गोधरा और पटना के कुछ केंद्रों पर कुछ व्यक्तियों द्वारा की गई गड़बड़ी के बारे में पता चला है, इसलिए उसने संबंधित केंद्रों पर उपस्थित सभी उम्मीदवारों के प्रदर्शन का आंकलन किया है। ये देखिए, यानी कि उन सेंटरों पे जहां पर ये पेपर लीक का मामला आया है, उन सेंटरों के कैंडिडेट्स का जो भी नंबर्स हैं उसका उन्होंने आंकलन किया है, यानी कि रिसर्च किया है, ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके
कि क्या उन केंद्रों पर गड़बड़ी का कोई ठोस प्रभाव पड़ा है जिससे व्यापक पैमाने पर प्रभाव पड़ा जा सकता है। यानी कि एनटीए ने ये क्लियर किया है कि हमने स्टडी किया और स्टडी करके ये निकालने की कोशिश की कि जो गड़बड़ी जिस लेवल पर हुई है, तो क्या वो गड़बड़ी बहुत व्यापक लेवल पे हुई है या छोटे लेवल पर, और क्या उन गड़बड़ियों के चलते क्या पूरे के पूरे एग्जामिनेशन पे उसका इम्पैक्ट पड़ा है। तो आगे क्लियर कट लिखा जा रहा है कि एनटीए द्वारा किए गए प्रदर्शन में डेटा विश्लेषण से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि कथित कदाचार से न तो पूरी परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है और न ही गोधरा और पटना के केंद्रों पर उपस्थित होने वाले छात्रों को कोई अनुचित लाभ मिला है। यानी कि ये जो मैटर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये है मेन कॉज। जो फाइनल निचोड़ है वो है आपकी एनटीए की फाइलिंग आज की हेयरिंग के लिए, आज कल के हेयरिंग के लिए ये है एफिडेविट, यानी कि एनटीए की तरफ से ये फाइल की गई है आज, यानी कि 10 जुलाई को। तो 10 जुलाई को ये फाइल कर दिया गया एनटीए की तरफ से, और इसमें क्लियर कट लिख दिया गया कि ये जो डेटा विश्लेषण किया गया है और उसमें क्लियर कट इंफॉर्मेशन जो मिल रहा है वो ये है कि गोधरा और पटना, ये दो सेंटरों में उपस्थित जितने भी कैंडिडेट्स थे, उन कैंडिडेट्स की पूरी इंफॉर्मेशन को इन्होंने ऑडिट किया, और ऑडिट करने से इन्हें फाइनल ये निष्कर्ष मिला है इन्हें कि किसी भी तरह का कोई ऐसा एज सच उन्हें बेनिफिट्स नहीं मिला है। किसे नहीं मिला है? ये बेनिफिट्स वहां के बच्चों को नहीं मिला है। यानी कि कोई भी इसके चलते रैंकिंग सिस्टम्स को लेके या अदर कुछ और इश्यूज ये नहीं है। तो ये है मामला आपके एनटीए की तरफ से। तो आप समझ गए होंगे वो तमाम पेरेंट्स और बच्चे कि एनटीए का इंटेंशन क्या है, और जो एनटीए का इंटेंशन है वही गवर्नमेंट की इंटेंशन है। तो क्लियर कट हो गया कि गवर्नमेंट आज भी इसी लेवल पर स्टैंड कर रही है। यानी कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने इसीलिए इस वीडियो को एड्रेस किया था कि धर्मेंद्र प्रधान जी क्या कहेंगे। तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने एनटीए के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे को जमा कर दिया, और वो यही है कि जिस तरीके से डे फर्स्ट से पहले तो एनटीए में कोई गलती हुई है ये कोई हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। बाद में उन्होंने बोला कि कुछ गलती हुई है, फिर डीजी चेंज हुए एनटीए के, फिर आंशिक रूप से आइसोलेटेड घटना की बात हुई थी, और इसके बाद आज यानी कि 8 जुलाई के पूरी हियरिंग के बावजूद आज एनटीए ने फिर अपने उसी बात पर स्टैंड रह रही है कि रीनीट नहीं होना चाहिए। रीजन, क्योंकि बहुत मास लेवल पर पेपर लीक नहीं हुआ है। एग्री? तो राइट, ये आप समझ में आ गई बात आपको। तो ये है हलफनामा आज एनटीए ने जो साबित अपना सबमिट किया है सुप्रीम कोर्ट में। अब रही बात आगे की सीबीआई की रिपोर्ट, क्योंकि देखिए ये तो आपकी रिपोर्ट है जो एनटीए ने शामिल किया। एनटीए का स्टैंड क्या है? क्योंकि देखिए दो चीजें आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चल रही थी तो सीजीआई और जो 3 जजेस की जो बेंच थी यानी कि ज्वाइंट बेंच, उसमें क्लियर कट यही एक चीज था कि क्या हमने जो पेपर लीक स्टैंड हो रहा है वो किस लेवल का है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, और अगर इंटेंसिटी आपको पता चल जा रही है तो आपने क्या किस लेवल पर उसकी फाइंडिंग हुई है। ये भी एक कंसर्न है कि पेपर लीक कब हुआ है। देखिए मैं आपको वो सारी बातें अभी इसी वीडियो में बताऊंगा, तो आपको ये सारी बात समझ में आ जाएगी कि फिर मामला एनटीए ने अपने से कुछ गलती कर दी है। जो मेरा एनालिसिस है ये क्या होगा ये सुप्रीम कोर्ट में कल पता चलेगा, लेकिन एनटीए ने अपनी आज की एफिडेविट में फिर कुछ मिस्टेक्स किए हैं, और ये मिस्टेक्स फिर कल उनके लिए परेशानी का सबब होगा, परेशानी इन्हें होगी। रीजन क्या है कि सीजीआई का 2 कंसर्न था
क्योंकि मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एनटीए की जो टीम है वहां पर एडवोकेट्स की कहीं ना कहीं गलती है, जो बहुत खुलकर ये अपने डेटा को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एनटीए को चाहिए था कुछ और ज्यादा ऑथेंटिक डेटा शेयर करना, लेकिन एनटीए नहीं कर पाई, सिवाय कि ये दो जगहों को एक जगह एडमिट भी कर रही है। और वो क्या है, एनटीए ये समझ रही है कि हमें कुछ ना कुछ इस तरीके से अपनी बातों को रखना है सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट ये मान ले कि पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि नेशनल टेस्टिंग की संभावित मुद्दों को पहचान की है, लेकिन परीक्षा की अखंडता पर समग्र प्रभाव का आंकलन किया गया है, और उन्हें ऐसा ये पता चल चुका है कि इस तरह के जो पेपर लीक्स हुए हैं इसके चलते कोई बहुत ज्यादा अनुचित लाभ बच्चों को नहीं मिला है, ये एनटीए का अपना कहना है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में कितना स्टैंड मजबूत होगा, मुझे डाउट है, क्योंकि इनके सपोर्ट्स में उन्हें बहुत सारे डेटा देना होगा। पेपर लीक जब होता है, आपको पता है, मैं एक लाइन में आपको क्लियर करूं, जब पटना की ईओयू और पुलिस ने ये स्टैब्लिश कर दिया है ऑलरेडी रिकॉर्ड में कि 4 मई को पेपर उनके पास आ चुका था, बच्चों ने कन्फेस किया है, कोर्ट में किया है, तो अगर 4 मई को आ चुका है पेपर, व्हाट्सएप पर आया है, ये भी ध्यान रखें, ये पेपर कैसे फिजिकली नहीं मिला है, हजारीबाग का पेपर पटना में व्हाट्सएप पे मिला है, और उसी व्हाट्सएप के से उस मोबाइल से प्रिंट आउट लिया गया है प्रिंटर के माध्यम से, जो पटना के बच्चों को दिया गया था। तो एक चीज ये एस्टैब्लिश्ड होता है कि ये जो पेपर था वो व्हाट्सएप पर आ चुका था, कब, 4 मई को। और इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो 3 मई की भी बात की है, बट मेरे पास कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, लेकिन जो पटना की एफआईआर थी, उस एफआईआर के हिसाब से तो मुझे समझ में आ रही थी बात कि ये पेपर जो है वो 4 मई को आया है, लेकिन बहुत सारे न्यूज एजेंसीज ने या ऑनलाइन पोर्टल्स पर मैंने देखा है जिसमें डेट मेंशन किया गया है 3 मई, बट 3 मई और 4 मई क्या है, बट एक चीज कंफर्म है, 5 मई को पेपर नहीं, 4 मई को, जो कि पटना में जो बच्चों ने एडमिट किया है कि उन्हें पेपर मिल गया था। और ये जो स्क्रीन पर दिया जा रहा है कि पटना और गोधरा, अब देखिए पटना और गोधरा में दो जगह अगर पेपर लीक की बात होती है, और दोनों जगह पर पेपर गया कहां से है, हजारीबाग से। और आपको मैं बताऊं, इस पूरे मामले में एक जो मास्टरमाइंड है स्टिल सिस्टम से बाहर है, और वो है आपका संजीव मुखिया, जो अभी भी सिस्टम से बाहर है, वो पुलिस की पकड़ से, यानी कि सीबीआई की पकड़ से बाहर है। उसके बारे में लोग बोलते हैं, या बहुत सारे खबरें हैं कि वो मेन ऑर्गेनाइज्ड पेपर लीक का सरगना है, ऑर्गेनाइज्ड वे में वो पेपर लीक करने वाला बंदा है। तो अभी भी वहां तक शायद सीबीआई नहीं पहुंच पाई है, उसको सीबीआई ने अभी तक अरेस्ट नहीं किया है। तो ये तो बात हो गई आपके संजीव मुखिया के बारे में, जो सभी लोग बोल रहे हैं। और रही बात दूसरी, तो ये है कि सीबीआई ने आज अपने इस एफिडेविट में क्या जमा किया, क्योंकि आपको याद होगा कि सीसीआई ने 3 लोगों से पूछा था, एक तो एनटीए से, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट से, तीसरा सीबीआई से, और इसके बाद जो पीआईएल दाखिल किए हैं उन लोगों से। तो इनकी एक रिपोर्ट जानी है जो सबमिट हो गई है, एनटीए ने सबमिट कर दिया है, सीजी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और एनटीए एक ही पेज पर है, ये दोनों सेम पेज पर है, इन्हें कोई फर्क नहीं है। एनटीए की जो जवाब है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जवाब है, और सीबीआई ने क्या दिया है आज, उसको भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीबीआई ने अभी पूरे एफिडेविट्स में जो इंफॉर्मेशन दिया है उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि सीबीआई की जो जवाब है वो भी बहुत ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है,
जो शायद कल मदद कर सके एनटीए को। क्योंकि सीबीआई ने क्या बोला है, मैं आपको 2 लाइन में पहले पढ़कर बताऊं कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में पटना से एक अभ्यर्थी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पहली लाइन, एजेंसी ने मंगलवार को अधिकारियों के हवाले से बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या 11 अधिकारियों ने की है। नीट यूजी अभ्यर्थी शन्नी जो नालंदा का रहने वाला है, दूसरे अभ्यर्थी रंजीत कुमार के पिता जो गया का रहने वाला, गिरफ्तार किया गया है। ये अभ्यर्थी थे। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने बिहार नीट यूजी पेपर लीक मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुजरात के लातूर और गोधरा से कथित हेराफेरी के सिलसिले में एक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, राइट। जबकि देहरादून से एक नॉर्मल व्यक्ति को और गिरफ्तार किया गया। अब देखिए कि सीबीआई की रिपोर्ट है ये, और इस रिपोर्ट में आपको ये पता चलेगा कि सीबीआई की भी ये इनकम्प्लीट है, और इस पूरी रिपोर्ट से कहीं भी ये स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा कि ये जो पेपर लीक का मामला है उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। यानी कि ये जो ग्रुप था, चाहे वो पटना का या हजारीबाग का या गोधरा का, ये वो सारे के सारे लोग पकड़े गए और सिस्टम ने उसको कैच कर लिया है। एजेंसी ने पहले मामले में हजारीबाग स्थित ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया था, और 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था जिन्होंने कथित तौर पर नीट उम्मीदवारों को सुरक्षित परिसर मुहैया कराया था। ये जो पटना का स्कूल था, लर्न एंड प्ले, जहां बिहार पुलिस ने जले हुए प्रश्न पत्र बरामद किए थे। अब देखिए यहां पर कोई वो चीजें मेंशन नहीं है कि पेपर कब आया, 4 तारीख को मिला था, 3 तारीख को मिला था, एग्जाम देकर बच्चा निकला था, या एग्जाम देने से पहले बच्चे को पकड़ा गया। ये वो सारी चीजें अभी आपकी क्लियर नहीं है। यानी कि सीबीआई ने जो अपने आज जो एफिडेविट जमा की है सुप्रीम कोर्ट में, ये उसका लगभग नट सेल में बुलेट पॉइंट्स है जो आपको मैं समझा रहा हूं। तो यहां पर वो सारी चीजें नहीं है। सीजीआई और बेंच जो हेयरिंग कर रही है इस केस का, उनका जो मेन कंसर्न है वो कंसर्न ये पता लगाना है कि अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ पेपर लीक। यानी कि पेपर, देखिए 2 चीजें, आपने पूरी हेयरिंग अगर आपने सुनी होगी तो आपको समझ में आएगा कि 2 चीज उनका बहुत कंसर्न था। पहला चीज कि पेपर लीक सबसे पहले कहां हुआ, कितने दिन पहले हुआ, या किस टाइम में हुआ, और एग्जाम किस दिन कंडक्ट किया गया और किस टाइम पे किया गया। तो एग्जामिनेशन का टाइम और ड्यूरेशन, पेपर लीक का ड्यूरेशन, और इन बिटवीन वो क्या टाइम फ्रेम था, और वो कौन से मोड थे जिस मोड से पेपर इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हुआ है। क्या वो फिजिकली ट्रांसपोर्ट हुआ है या फिर इलेक्ट्रॉनिकली और सोशल मीडिया। उसमें उन्होंने क्लियर कट बोल लिखा है और बताया भी है कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर इट मींस थ्रू मेल। तो आज की डेट में देखिए व्हाट्सएप से इजी, टेलीग्राम से इजी कुछ भी नहीं है। चाहे तो मेल पे भेज सकते थे, लेकिन मेल का मामला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का या पेन ड्राइव से किसी ने कोई भेजा, तो इस तरह का नहीं है मामला। यहां पर स्टैब्लिश्ड है कि हजारीबाग से व्हाट्सएप पर पटना में जो ये गिरोह थे, जहां पर ये एनटीए बोलती है कि सिर्फ 2 बच्चे थे, जबकि एफआईआर में 30 से 25 बच्चों का, 25 से 30 बच्चों का मामला वहां दर्ज है। कन्फेस किया है कि 25 बच्चों ने, 30 बच्चों ने रात भर पेपर्स को रटा है और अगले दिन जाकर एग्जाम दिया है। अब उन बच्चों के नंबर्स क्या आते हैं, हार्डली मैटर। मैं आपको पेपर दे दूं, आप एग्जाम देने जाएं और आप कुछ ना लिख कर आए, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर तो दे दिया गया है 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा पहले, और आप अपने नॉलेज के हिसाब से उस पेपर को याद करने के बावजूद भी आप वहां पर एग्जामिनेशन में 200, 300, 400, 500 नंबर लेकर आते हैं, तो ये आपकी गलती है। बट इस कम नंबर के चलते ये कहीं से स्टैब्लिश नहीं होता है कि पेपर लीक नहीं हुआ। मैंने उसे मारा लेकिन वो मरा नहीं।
ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि मेरे ऊपर केस नहीं चलेगा क्योंकि वो मरा ही नहीं। ये छोटा सा लॉजिक मैं आपको दे रहा हूं। मैंने पेपर लीक करा दिया, दे दिया, उसने तैयारी की, उसको एग्जाम में लिख नहीं पाया, नंबर ज्यादा नहीं हुआ, तो क्राइम नहीं है, ऐसा कहना गलत है। बट एनटीए ने ये बात खुद स्टैंड लिया है। देखिए, ये जो कि लॉजिकली गलत है, ये नहीं होता है कानून में। आप कोई पर्सनल घर की फैमिलीज मेंबर्स पे या लोगों को कन्विंस करने के लिए ये कह सकते हैं कि सर पेपर तो लीक हुआ, लेकिन ये जो पेपर था जिन बच्चों को मिला वो बच्चे बहुत अच्छा नंबर स्कोर नहीं कर पाए हैं, इसके चलते कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। आपके पास वो कौन सा स्केल है जिससे ये फाइंड आउट कर ले रहे हैं कि इनसे बच्चों के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ा? इन मास लेवल पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा पेपर लीक का। आई डोंट नो। आपको क्या पेपर लीक में उन्हीं बच्चों के इंपैक्ट की बात होगी जो बच्चे 620 या 720 के बीच में नंबर लाएंगे? बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस बार स्ट्रगल कर रहे थे कि उनको क्वालिफाइंग मार्क्स मिल जाए और वो किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उनको एडमिशन मिल जाए। हो सकता है उन बच्चों को इफेक्ट पड़ा हो। तो क्या एनटीए को उन बच्चों के बारे में सोचना नहीं है? क्या वो कंसर्न नहीं है? मेरा सवाल है। देखिए, मैं क्यों ये कहता हूं, मेरे लिए सारे बच्चे बराबर हैं, जिन्होंने जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर किया है या फिर जिन्होंने 720 आउट ऑफ 720 परफेक्ट स्कोर किया है, या वो बच्चे जिन्हें 670 680 नंबर आ रहा है, जिन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, या वो बच्चे भी जो 610 605 लाके निराश बैठे हुए हैं, जिसे उम्मीद थी कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, वो बच्चे भी हमारे ही हैं। बच्चे सारे हैं। जस्टिस होना बहुत जरूरी है। जस्टिस बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ ये कहता हूं, न्याय मिलना चाहिए उन तमाम पेरेंट्स और बच्चों को। मैं ये कहीं नहीं से कहता हूं कि रीनीट हो, मैं नहीं कहता हूं कि नो रीनीट हो, बट जस्टिस मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि मामला अब ये कोर्ट का है। और कोर्ट के पास सबसे बड़ी बात है कि आपने सुना भी होगा कि 500 निर्दोष छूट जाए, दोषी छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को, यानी कि जो कल्प्रिट नहीं है, उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगर कोई एक मेरिटोरियस बच्चे का गवर्नमेंट सीट नहीं मिलता है, इसके चलते यदि 2 4 5 10 बच्चे छूट भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिस्टम में गलत व्यक्ति नहीं आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का मेन कंसर्न है। पायल दास, मैं घुमाकर ये नहीं बोल रहा हूं कि रीनीट हो। मैं ये कह रहा हूं कि कहां पर गलती है एनटीए की। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आप समझिए मेरी बात, कि एनटीए अगर आपके लिए अगर अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्हें ये अपने पॉइंट्स बड़े ही ट्रांसपेरेंट और क्लियर कंडीशन में, क्लियर कट उन्हें अपने सुप्रीम कोर्ट में बात रखनी चाहिए, अदरवाइज कल उन्हें परेशानी होगी। मैं इतनी ही बात कर रहा हूं। मैं एनालिसिस कर रहा हूं इन्होंने जो एफिडेविट जमा किया है और उसमें क्या उनकी गलती है। अब ये देखिए, ये हो गया। एजेंसी ने पहले मामले में हजारीबाग स्थित ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया था, और 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है, राइट, जिन्हें कथित तौर पर नीट के उम्मीदवारों को सुरक्षित परिसर मुहैया कराया था, जहां बिहार के पुलिस को जले हुए पत्र मिले थे। मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही सीबीआई ने 6 प्राथमिकी दर्ज की है, एफआईआर दर्ज की है। बिहार से दर्ज प्राथमिकी पेपर लीक से संबंधित, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र से विशेष प्राथमिकी उम्मीदवारों के प्रतिरूपण और धोखाधड़ी से जुड़ी है। यानी कि पेपर लीक का जो मामला है वो सिर्फ बिहार में है, बाकी जगह पर सिर्फ
माल प्रैक्टिसेस और गलत तरीके से नंबर्स पाना और ये सारी चीजों के बारे में यहां पर सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई का हलफनामा है। अब देखिए क्या है कि ये पूरा जो मामला आपके सामने में आ रहा है, मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही सीबीआई ने 6 प्राथमिकी दर्ज की है। बिहार में सिर्फ मामला है जो पेपर लीक का है, बाकी जगहों पर माइनर सा कुछ छिटपुट है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के संदर्भ से ऐसी एजेंसी प्राथमिक शिक्षा में नेताओं की व्यापक जांच संबंधित ये पूरी डिटेल है। ये तो मामला है किनका? ये मामला है आपके एनटीए और सीबीआई का। सीबीआई ने और एनटीए ने जो अपने आज की एफिडेविट जमा किया है सुप्रीम कोर्ट में, जिस जवाब के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट में कल हियरिंग होनी है, तो मैं आपको बता दूं अभी कि इन डेटाओं से सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई की जो बेंच है 3 जजेस का, जो आपको याद होना चाहिए कि जस्टिस जेबी पारदीवाला, आपकी सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस मनोज मिश्रा, ये जो 3 बेंचेस हैं बहुत ही पावरफुल बेंच है, बहुत ही पावरफुल बेंच है। और एनटीए कल फिर अपने आप को सरेंडर मोड में रहेगी, क्योंकि जो आज का एफिडेविट है ये एफिडेविट उस अप टू मार्क नहीं है, क्योंकि क्लियर कट ये जो उस दिन की डिमांड थी वो क्या पूछा गया था, आप देखिए, नेचर ऑफ लीक, कौन सी जगह पर हुआ था, और लीक की घटना और परीक्षा के बीच में समय का अंतराल, ये सब चीजें क्लियर नहीं है। ये इंटेंसिटी नहीं बता रही है कि नेचर ऑफ लीक क्या था, वो कौन से पोजीशंस पे किस तरीके से हुआ, और लीक और पेपर का एग्जामिनेशन के टाइम के बीच का गैपिंग, ये बहुत सारी चीजें हैं जो इनके एफिडेविट में क्लियर नहीं है। नटसेल में देखा जाए तो बहुत कुछ ट्रांसपेरेंट बातें नहीं दी गई हैं। और सीबीआई ने दिलीप गिरी जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। सीबीआई अपनी रिपोर्ट को आधे अधूरे तरीके से रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो अभी जस्ट इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो पीआईएल दाखिल करने वाले लोग हैं ना, जो एडवोकेट्स हैं यहां पर पीआईएल दाखिल करने वाले, ये पीआईएल दाखिल करने वाले जो एडवोकेट्स के जो 10 पेजेस की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में वो सारी इंफॉर्मेशन है जिसको एनटीए और सीजी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या सीबीआई डिनाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन होगा। आपको पता है प्रोसीडिंग्स कैसे चलती है, जब सवाल और जवाब होते हैं तो उसमें क्रॉस क्वेश्चंस होंगे। जब पीआईएल दाखिल करने वाले लोग जब सारी पॉइंट्स रखेंगे और जब वो सारी पॉइंट्स जब वहां पर आएगी बात, तो जब क्रॉस क्वेश्चन होगा तो ये बात जरूर उठ कर आएगी, और जब ये बात उठ कर आएगी तब आपको समझ में आएगा कि सीबीआई और एनटीए ने जो जब दाखिल किया है अपना एफिडेविट, वो किसी काम का नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये एफिडेविट जो इन्होंने जमा किया है, इस एफिडेविट में वो बात कहीं से निकल कर नहीं आ रही है। मैं आपको क्लियर कट बता दूं जिससे कि इनका स्टैंड क्लियर हो सके, और क्लियर क्या हो सके, जिससे ये बात क्लियर हो जाए कि नहीं, पेपर लीक जो हुआ है एक सर्टेन लेवल पर हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर पेपर लीक हुआ है तो उसके हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया है, कंप्लीट अरेस्टिंग हो गई है। चैन ऑफ पेपर लीक जो आपने अभी मेरे से चैट पे लिखा, आदित्य तिवारी जी, मुझे नहीं लगता है कि कल भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये मैटर ऑलरेडी 2 महीने से पेंडिंग पड़ा हुआ है। मैं तो जो मुझे समझ में आता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अप टू 99% के डिसीजंस कल आ जाएगा। बाकी तो सीजीआई बेंच के हाथ में है,
वो क्या डिसीजन लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कल डायरेक्शन 100% सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रीनीट या नो रीनीट या फाइनली क्या होगा, ये कल कुछ ना कुछ, क्योंकि दे आर वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड एक्सपीरियंस्ड, उन्हें ज्यादा पहुंच खबर है, उन्हें बहुत कुछ आइडिया है। तो ऐसा नहीं है कि जो एनटीए और सीबीआई या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो वहां पर जमा कर रही है एफिडेविट्स, तो उनके बेस पर ही उनके अपने भी इनपुट्स होंगी, उनकी फाइंडिंग्स होती हैं, और जो पीआईएल दाखिल किए हैं उन लोगों ने भी। आदित्य तिवारी जी, मुझे लगता है कि एनटीए अपने पक्ष में कमजोर है। फैसला सुप्रीम कोर्ट देगी, लेकिन जो जवाब इन्होंने जमा किया है आज, मुझे लगता है कि वो बहुत कमजोर है। ये बहुत कमजोर है, क्योंकि एनटीए ने जो एफिडेविट्स जमा किए हैं, अपनी रिपोर्ट हलफनामा दायर किया है, सीबीआई ने भी, ये बहुत ज्यादा फाइनल पोजीशन में नहीं है, और ना ही ट्रांसपेरेंट है, ना क्रिस्टल क्लियर है। अगर ये ट्रांसपेरेंट और क्रिस्टल क्लियर होता तो ये चीजें बहुत खुल के बाहर आती। आपको याद होगा कि 8 जुलाई से लेके अभी तक, यानी कि आज थर्ड डे है, हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। उन्हें भी बताना चाहिए था, उनका स्टैंड क्लियर होना चाहिए था। जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में है इनफैक्ट, तो आप अपनी पक्ष को रख देते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और आज भी सारे पेरेंट्स और बच्चे अंधकार में हैं, परेशान हैं। बच्चे और पेरेंट्स सारे ये सोच रहे हैं कि मुझे, यस आदित्य तिवारी जी, जिस तरीके से यहां पर एनटीए ने अपने एफिडेविट्स में अपने आप को कमजोर साबित किया है, तो मुझे तो यही लगता है कि एनटीए चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर दे। मैं आपको बता दूं, ये इंटरनल बात, मुझे यही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में एनटीए अपने आप को कमजोर साबित करना चाहती है। और जो बच्चे चाह रहे हैं कि नो रीनीट, मैं आपको बताऊं कि एनटीए कहीं ना कहीं खुद ही अपना स्टैंड बहुत कमजोर रख रही है। आपकी क्या राय है, मुझे बताइए। मुझे लगता है कि जिस तरीके से एनटीए एफिडेविट जमा कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एनटीए खुद इस केस को कमजोर कर रही है। कभी कभी कोई केस हारने के लिए भी लड़ा जाता है, जिससे कि एनटीए के ऊपर दोष ना आए कि मैंने कैंसिल कर दिया। अगर एनटीए खुद इस एग्जाम को कैंसिल करती है, तो आपको पता है, सेल्फ गिल्टी होगा। सेल्फ, आप कह सकते हैं कि हमने खुद गलती मान ली। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी, तो मजबूरन एनटीए को रीनीट कराना होगा। और जिस तरीके से एफिडेविट जमा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, चाहे वो एनटीए की तरफ से या सीबीआई की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी एटीट्यूड मुझे समझ में आ रही है बात, तो ऐसा लगता है कि इस पूरे एपिसोड में मार्क्समैन, यानी कि डिसीजन देने वाला, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में दे दिया जा रहा है कि आप जो बता दे वो हम कर दे। अगर मैं खुद एक्सेप्ट कर लूं कि पेपर को कैंसिल कर दिया, तो एनटीए के ऊपर में बहुत बड़ा दाग लगेगा खुद। और ऊपर से डिसीजन आ जाए, आप समझिए मेरी बात को, तो मुझे यही लगता है कि एनटीए ने अपना पक्ष खुद बहुत कमजोर कर लिया है इस एफिडेविट के माध्यम से। क्योंकि इस एफिडेविट के माध्यम से जो जो पॉइंट्स सीजीआई ने उठाए हैं, उस पॉइंट्स का आंसर यहां पर नहीं है। अगर यहां पर रिप्लाई होता तो बहुत ही व्यापक होता, बहुत डिटेल्ड होता, और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में होता।
पूरी लिस्ट होती, पूरा इंफॉर्मेशन होता, लेकिन वो सारी चीजें नहीं है। नट सेल में सिर्फ यही है कि 2 जगह पेपर कम की घटना घटी है। पटना में ऑलरेडी इतने लोगों को अरेस्ट किया है सीबीआई ने। पेपर लीक वहां पर 2 लोग हैं, 2 बच्चे हैं, और उनको आइडेंटिफाई किया गया है। उनको नंबर जो मिला है उससे एज सच बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है बाकी बच्चों पे। ये कोई जवाब नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। अगर ये होता तो इस तरह का एक्शन क्या होता कि भाई मैंने पूरे बिहार को कैंसिल कर दिया। बिल्कुल तिवारी जी, आदित्य तिवारी, आपको मैं बताऊं कि 8 जुलाई को भी एनटीए के एडवोकेट्स बिल्कुल सरेंडर मोड में थे। उनके कोई वर्ड्स नहीं सुने होंगे आप, जबकि उन्हें 2 महीने पहले नोटिस मिला था पहले पीआईएल का, और उसके बाद की जितनी भी नोटिस थी उसके भी कम से कम 15 से 20 दिन 25 दिन समय मिला था हर एक नोटिस का। लास्ट का भी 10 दिन था। उसके बावजूद भी उनकी कोई तैयारी नहीं थी। जो एफिडेविट इन्होंने आज जमा किया है, ये एफिडेविट 8 जुलाई को उनका पहले से जमा होना चाहिए था। तब शायद कुछ और फाइंडिंग आती, और फाइंडिंग आने के बाद सुप्रीम कोर्ट कुछ कराती। और देखिए मैं आपको बताऊं, ये एक और भी सवाल कहीं ना कहीं से अलग है और हटता है कि 24 लाख बच्चों का रीटेस्ट कैसे होगा। आपको पता है बहुत सारे स्टेट्स में पेपर लीक माध्यम के होने के चलते, चाहे वो जॉब का हो, 40-40 लाख 50-50 लाख बच्चों के रीटेस्ट हुए हैं। तो 24 लाख बहुत बड़ा नंबर्स नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है कि 24 लाख बच्चों का एग्जामिनेशन फिर से लिया जाए। मैं आपको बता रहा हूं। देखिए मैं आपको बताऊं कि मैं कौन होता हूं ये डिसीजन देने वाला कि रीनीट हो या ना हो। मैं ये कह रहा हूं कि एनटीए अपने पक्ष को बहुत कमजोर साबित कर रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ के जगह पे, और मुझे लगता है कि एनटीए केस हारने के लिए केस लड़ रही है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि एनटीए एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और एनटीए को सपोर्ट गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट के पास एडवोकेट्स की कमी नहीं है। आपको पता है जो तुषार मेहता है, वन ऑफ द टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो आपके गवर्नमेंट के एडवोकेट हैं, सॉलिसिटर जनरल हैं। और इतने बड़े पर्सन के पास टीम की कमी नहीं होती है। वो चाहें तो बहुत सारे डेटा इस पक्ष में ला सकते हैं जिससे कि कैंसिल ना हो एग्जामिनेशन। लेकिन मुझे लग रहा है कि एनटीए ने ही हथियार डाल दिया है, उन्होंने ही सरेंडर मोड में आ गए हैं, और वो चाह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर दे। इससे बात ये होगी कि गवर्नमेंट की भी इज्जत बची रह जाएगी। उन्होंने खुद कैंसिल करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, कैंसिल हो गया, री एग्जाम होगा, और उसके बाद काउंसलिंग होगी, कहानी खत्म। अगर खुद आप इस एक्सेप्टेंस मोड में चले जाएंगे कि हमने एग्जाम कैंसिल कर दिया, तो 10 सवाल उठेंगे। ओके, तो आज हम लोग इतनी ही बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, मैं आपको बताऊं फिर से, मैं चाहता हूं बच्चों के साथ जस्टिस हो। मेरा मोटिव यही है कि बच्चों के साथ न्याय हो। जो बच्चे अच्छा नंबर लाए हैं, जो बच्चे कम नंबर लाए हैं, या फिर वो बच्चे जिन्हें इस रैंक पे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है या इस रैंक पर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, इन सारे चीजों के बीच में गलत तरीके से आए हुए बच्चों को निकालना मेन मोटिव है। अगर वो निकल जाता है, चाहे वो रीनीट करके या नो रीनीट करके, डेटा एनालिसिस करके, जो भी हो, बट गलत बच्चों को यहां से निकाला जाए और सारे बच्चों के साथ जस्टिस हो, यही एक मेन ऑब्जेक्टिव है
और इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एनटीए कमजोर पड़ी हुई है। एनटीए का इंटेंशन मुझे दिख रहा है कि एनटीए ने जिस तरीके से 8 जुलाई को अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, वो बहुत ही कमजोर उनका प्रेजेंटेशन था। वन साइडेड सारी चीजें पीआईएल दाखिल करने वाले लोग क्वेश्चंस एराइज कर रहे थे, उनके एडवोकेट्स। सीजीआई कंटिन्यूअसली एनटीए से सवाल कर रही थी और एनटीए की तरफ से कोई जवाब नहीं था। यह भी बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि उन्होंने एनटीए ने वहां एक्सेप्ट किया था, सीजीआई ने बोला था कि रिजल्ट को पब्लिकली पब्लिश कर दीजिए पूरी, वो भी बात नहीं हुई है। मैं आपको कह रहा हूं ना कि एनटीए इस मोड में है ही नहीं अपनी बात को इतना क्लियर कट सीजीआई के बेंच पर साबित करने का, जिससे कि इनका केस स्ट्रांग हो। डॉक्टर रोहित, बिल्कुल आपकी बात सही है। ये सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में सीजीआई ने ही कहा था कि एनटीए को कि, और इन्होंने एक्सेप्ट किया था कि यस विल पब्लिश, लेकिन कहां आया? ये नहीं आया अभी तक, और अभी तक नहीं आया तो रात में आएगा, कितने बजे आएगा नो डाउट, पता नहीं, कल तो हियरिंग होनी है, तो वो भी नहीं आया है। क्योंकि देखिए क्या होना है, शायद एनटीए को भी इंटरनली पता है, उन्हें पता है कि क्या मामला होगा। तो कुल मिलाकर यही है आज की, और नट सेल में यही है कि हलफनामे में यही कहा गया है कि एनटीए द्वारा कि जो डेटा की एनालिसिस की है इन्होंने, वहां से ये पता चलता है कि पूरी परीक्षा की पवित्रता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, और गोधरा और पटना के केंद्रों पर उपस्थित होने वाले छात्रों को कोई अनुचित लाभ नहीं हुआ है। मतलब पेपर लीक हो गया, उन्होंने एग्जाम दिया, नंबर्स 400 ला दिया चोरी करके, अनुचित नहीं है। मतलब जो बच्चा इस लायक नहीं था कि वो क्वालिफाई कर सके, और उसको पेपर लीक से अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी मिलता है, तो क्या वो लाभ नहीं है? ये कैसे कहा जा सकता है? एनटीए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है इस एफिडेविट के माध्यम से, मैं आपको बता दूं। और ये एफिडेविट अप टू मार्क नहीं है। अपने ही इस एफिडेविट में 100 सवाल उसके खड़े होते हैं। मेरे जैसा व्यक्ति जिसे जुडिशरी की कोई नॉलेज नहीं है, मैं तो सिर्फ एक कॉमन वे में क्वेश्चंस उठा रहा हूं, तो जो इतने सीनियर हैं वो तो 1000 सवाल और इसमें गलती वो फाइंड आउट करेंगे। मैं तो सिर्फ जो चीजें दिख रही हैं, पढ़ते ही ये बात समझ में आती है, बोलते ही ये बात समझ में आती है, और आपके भी दिमाग में आ रही होगी कि एनटीए ने ये बात अपनी क्लियर कट नहीं बताई है। अगर क्लियर कट एनटीए बताई होती तो ये मैटर नहीं होता जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यानी कि आप अनुचित लाभ नहीं मिला है। जो बच्चा फेल होने वाला था वो 400 नंबर लेकर आता है, 500 नंबर लेकर आता है, तो वो लाभ नहीं है। आपको क्या लगता है ये लाभ नहीं है? बिल्कुल लाभ है, बच्चों को लाभ मिला है। जो बच्चे फेल हो रहे थे वो पास हो गए। भाई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट के लिए भी कंपटीशन है, और वहां पर भी अगर नकल करके कोई बच्चा, अगर वहां एक जेन्युइन बच्चे को अगर सीट नहीं देने पाता है, नहीं मिल पाता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी, तो ये भी तो बच्चों के साथ अनुचित हो होगा। जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, जिन्होंने अच्छे तरीके से नंबर लाया है, उनके साथ चीटिंग होगी। लेकिन इसे एक्सेप्ट कर रही है एनटीए कि ये अनुचित लाभ नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, कल देखा जाएगा 11 जुलाई को लर्नेड जस्टिस सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जेवी पारदीवाला के बेंच में क्या डिसीजन आता है, बच्चों को जस्टिस मिलता है या नहीं मिलता है, ये बहुत बड़ी बात होगी।
थैंक यू। आप अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे अच्छा लगेगा जब आप अपनी बात भी रखेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी मुझे समझ में आएगी, क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन है। मैं अपनी बात तो आपको बताता हूँ, इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ, आप अपनी भी फीडबैक्स मुझे कमेंट्स करके बताइए, तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द कुछ और गुड इंफॉर्मेशन के साथ।